नमस्कार, दो दनादन में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर फैसला आया है। परीक्षा में आयु सीमा को लेकर के सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में घोषणा की, अधिकतम आयु सीमा 2026 से घटाकर 2022 करने की घोषणा की गई है। बता दें कि कल ही झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला दिया था। कोर्ट ने हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे 250 से ज्यादा अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। अभ्यर्थियों ने 2018 से अधिकतम आयु सीमा करने की मांग सरकार और हाईकोर्ट से की थी, जिसकी हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी थी। लेकिन सीएम के इस फैसले के बाद जिन अभ्यर्थियों को कट ऑफ डेट 2018 अधिकतम आयु सीमा के आधार पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति झारखंड हाईकोर्ट से मिली है, उनको लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। तो सीएम हेमंत ने सदन में इसकी घोषणा की है। बड़ा फैसला इस परीक्षा को लेकर, जेपीएससी परीक्षा को लेकर के एक तरफ झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया जेपीएससी परीक्षा को लेकर के, और आज सदन में भी सीएम हेमंत ने बड़ी बातें कही। सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, 2026 से घटाकर 2022 अब आयु सीमा की गई है। सदन में क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन में इस बात की घोषणा की कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो अधिकतम आयु सीमा जो विवादों में है, जो चर्चा में है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि 2026 से अधिकतम आयु सीमा घटाकर 2022 की जा रही है। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री ने 2000 की जो विज्ञापन निकला है उसमें अधिकतम आयु सीमा जो है 1 अगस्त 2026 है। तो ऐसे में कई अभ्यर्थी, हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा से वंचित हो रहे थे। वो तमाम अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में गए थे। अलग अलग पिटीशन दाखिल हुई, अलग अलग याचिका दाखिल हुई। तो कोर्ट ने इस मामले में अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में गए थे, उनको राहत देते हुए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी। अब सवाल है कि कोर्ट से इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको 2018 जो मांग थी अभ्यर्थियों की कि 2018 कट ऑफ डेट को अधिकतम आयु सीमा रखी जाए, उस आधार पर झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली और उन्होंने परीक्षा का फॉर्म भरा। परीक्षा का फॉर्म भरते समय हाईकोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि इससे जो रिजल्ट निकलेगा इन अभ्यर्थियों का, वो झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही निकलेगा। अब सदन में मुख्यमंत्री ने 2026 से कट ऑफ डेट घटाकर 2022 कर दिया है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन अभ्यर्थियों की जो उम्र सीमा है 2018 से लेकर 2022 के पहले तक है, उनका पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 2022 से जैसे ही यह फैसला 2022 के बाद आया, तो वास्तव में ये तो हाईकोर्ट में उनकी याचिका जो थी वो तो केस उनका निष्पादन वहीं पर हो गया। क्योंकि राज्य सरकार ने उस बात को मान लिया कि 2022 का जो कट ऑफ डेट अधिकतम आयु सीमा की, उनकी स्वीकार कर ली गई। मतलब ठीक है, चलिए, राज्य सरकार के फैसले के अंतर्गत वो आ गए। लेकिन 2018 से 2022 के पहले तक वाले छूट गए। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा कह सकते हैं पेच है कि उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनको झारखंड हाईकोर्ट से 2018 के आधार पर राहत तो मिल चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद उस फैसले से बाहर हैं। जी, चलिए, बिल्कुल संजय बने रहिए। और देखिए सदन में हेमंत सोरेन ने क्या कहा है, वो आपको बयान भी सुना देते हैं। सदन को सूचना देना चाहता हूं, एक जो सभी राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था, तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए, तो हेमंत सोरेन को भी आपने सुना, और चूंकि झारखंड हाई कोर्ट और सीएम का ये बयान, लेकिन इन सब के बीच जो है रास्ता बहुत खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। संजय, अब इसके बाद अभ्यर्थियों की क्या राय हो सकती है, उनका क्या स्टैंड दिखेगा? हो गया। देखिए, हेलो जी जी, बिल्कुल जी। अभी अभ्यर्थियों के लिए इसमें एक जो बड़ी बात सामने, देखिए, अभ्यर्थियों के लिए बड़ी बात जो सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनके सामने जो लोग इस परीक्षा में छूट गए हैं, उनके पास वास्तव में को अब देखना यह है कि वास्तव में परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। कोर्ट ने यह कह रखा है कि आप उनका फॉर्म जो ऑफलाइन लीजिए, क्योंकि वो तमाम लोग जो है फॉर्म तो भर चुके हैं और फॉर्म भरने का परीक्षा में शामिल भी होंगे, लेकिन राज्य सरकार के वर्तमान फैसले से बाहर हैं। तो ऐसे में देखना यह है कि वास्तव में उनके साथ क्या होगा, क्योंकि वैसे अभ्यर्थियों की संख्या भी काफी संख्या में है जो 2018 से लेकर 2022 के पहले तक में है। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे में
अब जो है वो परीक्षा देते हैं या राज्य सरकार फिर इसमें कुछ आगे बढ़ती है? कुल मिला के जो स्थिति है वो कह सकते हैं थोड़ा इस पर भी संशय है। जी बिल्कुल, अभी तो संशय नजर आ रहा है, लेकिन अब क्या लगता है कि अपना जो स्टैंड अभ्यर्थी हैं वो हाईकोर्ट को लेकर भी उनको कुछ समझ में आ रहा है, फिर वो भी आगे बढ़ेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे? तो बिल्कुल देखिए, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि 2022 के बाद जो ये मामला है, चूंकि वो स्वाभाविक तौर पर उनकी याचिका निष्पादित हो गई, क्योंकि वो राज्य सरकार के फैसले के अंदर में आ गए। लेकिन 2018 से लेकर 2022 के पहले तक का जो मामला है, जो अभ्यर्थी इसके तहत आ रहे हैं, वो अभी भी उनकी याचिका हाईकोर्ट में चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर ये समझ जाइए कि वो मामला कोर्ट में है। लेकिन अब सवाल है कि परीक्षा में वो शामिल, चूंकि झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, तो परीक्षा में शामिल तो होंगे, लेकिन रिजल्ट की जो स्थिति होगी कोर्ट के फैसले के बाद होगा। अब झारखंड जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री का जो आज सदन में ऐलान हुआ है, उस ऐलान के बाद उन अभ्यर्थियों को कहां तक आगे समाहित होगा, चूंकि कोर्ट का फैसला उनके साथ है। तो ऐसे में ये स्थिति जो है कुल मिलाकर थोड़ा जो है कि राज्य सरकार का जो मुख्यमंत्री का वर्तमान फैसला और हाईकोर्ट का जो 2018 के आधार पर जो फैसला, ये दोनों फिलहाल आमने सामने दो फैसले। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। बढ़ते आगे, दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट जारी किया गया है। चांदनी चौक में मंदिर को निशाना बना सकते हैं। खबर है कि आईटी हमले की साजिश लश्कर-ए तैयबा रच रहा है। आतंकियों के निशाने पर देश के मंदिर हैं। देश के बड़े मंदिर लश्कर-ए तैयबा के निशाने पर है और इसी को लेकर के अब प्रशासन की सख्ती है। और ये वही लाल किला जहां कुछ महीनों पहले ब्लास्ट की घटना सामने आई थी और बताया जा रहा है कि देश के बड़े मंदिर जो हैं वो लश्कर-ए तैयबा के निशाने पर है। कांग्रेस की आई समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्टर लेकर विरोध जताया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास के बाहर भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट, जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है और इसका देश की जनता जवाब देगी। यही समिट में हंगामे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे पता चलता है कि वे राजनीति में कितना नीचे गिर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एंटी यूथ है। वहीं केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक घटना है। से बात भी अभी की कि कल जो यूथ कांग्रेस के जो रकस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, उसको सब ने इनवेरिएबली शेमफुल कहा है। किसी ने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स भी यूज किए हैं और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना उनकी राजनीति जैसी जो गिरावट है उनकी राजनीति में, वो दर्शाती है। देखिए, ये बड़ी शर्मनाक घटना हुई कि निजी राजनीति के चलते एक पूरा इंटरनेशनल महत्व का, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस जिसमें हमारे देश का नाम हो रहा था, उसमें केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए गए। उनको एआई के बारे में कुछ नहीं कहना था, ना उनको जानकारी थी, लेकिन केवल एक बहुत छोटी राजनीतिक दृष्टि को लेकर वहाँ पे इन्होंने जो राष्ट्र की बदनामी कराने की कोशिश की, वो बहुत ही निंदनीय है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी एआई समिट में हंगामे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बदतमीजी की पराकाष्ठा थी। था यहाँ सिर्फ इंडिया यूएस ट्रेड डील का विषय ही नहीं था। तो एक विषय का एक प्लेटफॉर्म होता है, मौका होता है, तरीका होता है। सारी सीमाओं को उन्होंने लांदा है और ये कल्चर की बात है। पार्टी में कल्चर क्या है, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि अब सिर्फ एक बॉस को खुश करने के लिए कुछ ही कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यूथ कांग्रेस के विरोध पर कहा कि यूथ कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के उकसावे पर इस तरह की जो हरकत की है, उससे पूरा देश शर्मसार है।
राहुल गांधी जी के उकसावे पर इस तरह की हरकत करते हैं, उससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि इस देश की सत्ता उनके परिवार की विरासत है। ये परिवार की विरासत नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और देश की जनता सर्वोपरि होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर थे, जहां गुवाहाटी में उन्होंने सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की और अपने संबोधन के दौरान सीआरपीएफ की सराहना की। शाह ने कहा कि देश में आतंक के खात्मे के खिलाफ सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही है। कलकत्ता में वामपंथी उग्रवाद का जब 78 पुलिस जवानों का हत्या कर दिया गया, तब भी आपने मोर्चा संभाला। संसद भवन पर हमला हुआ, तब भी सीआरपीएफ ने ही हमले को नाकाम किया। श्री राम जन्मभूमि पर नाकाम हमला हुआ 2005 में, उसको भी आपने ही नाकाम करने का काम किया। कई ऐसे मौके आए हैं जहां सीआरपीएफ तैनात होने का मतलब है देश के दुश्मन, उनकी विफलता, पराजय सुनिश्चित हो जाती है। आज भी कहीं से भी अशांति का समाचार आता है और कंट्रोल रूम से मुझे समाचार मिलता है कि सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए हैं, तो मैं निश्चिंत होकर रात को सो सकता हूं, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान कभी विफल नहीं होते हैं, वो परिणाम लेकर ही आते हैं। धारा 370 हटने के बाद वहां पर कोई बहुत बड़ी अशांति न हो और एक भी गोली भी नहीं चलानी पड़ी, इसमें भी सीआरपीएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना शून्य हो गई, उद्योग आ रहे हैं, विकास आ रहा है, उसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और विशेषकर जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। मगर वहां पर भी सीआरपीएफ ने बहुत काम किया है और आज सीआरपीएफ के जवानों के भरोसे मैं देश की जनता को फिर से कहना चाहता हूं, फरवरी समाप्त होने आया है, फिर से मेरी बात में दोहराता हूं, 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद और एआई मिनिस्टर कनिष्क नारायण आज अपने पैतृक शहर मुजफ्फरपुर पहुंचे। करीब 25 साल के बाद वे मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान शहर के एसकेजे लॉ कॉलेज में उनका खास स्वागत किया गया। मुजफ्फरपुर में जन्मे कनिष्क आज भी अपने शहर और बिहार को भूले नहीं हैं। लॉ कॉलेज में एआई को लेकर आयोजित व्याख्यान में शामिल हुए। ब्रिटिश मंत्री कनिष्क ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वो करीब 25 साल के बाद बिहार में अपने शहर मुजफ्फरपुर आए हैं, लेकिन आज भी उनके जुबान पर मुजफ्फरपुर की लीची की मिठास बरकरार है। वापस आने का जन्म हुआ था मेरा मुजफ्फरपुर में और अभी फैमिली भी है काफ़ी मुजफ्फरपुर में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आके। याद है मुझे अभी भी मैंगो और लीचीज़ यहाँ मुजफ्फरपुर की, तो उसी मिठास की तरह यहाँ पे जो इवेंट हुआ है और लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा। मुजफ्फरपुर की लीची ब्रिटेन में मिलती है कि नहीं मिलती? मुझे देखना पड़ेगा, मुझे तो वापस आके इंडिया ही में खाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई अरेंज कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आप एआई मिनिस्टर भी हैं लंदन में, और कहीं ना कहीं जब आप एआई नीति बनाते होंगे तो उस वक्त आपको अपना शहर, अपना राज्य जो है वो जहन में रहता है कि नहीं रहता है? बहुत ज़्यादा। मैं जो कंस्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करता हूँ वो लंदन से करीब 2 घंटे दूर है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है कि एआई पॉलिसी में पूरे देश के बारे में सोचा जाए, और वो जो कम्युनिटी जो आज के दिन में इकोनॉमिकली उतनी प्रोग्रेसिव नहीं है, उनको सपोर्ट किया जाए सबसे पहले एआई और टेक्नोलॉजी से। तो वो बिल्कुल मेरे दिमाग में है, बिकॉज पॉलिटिक्स में आपको सिर्फ एआई को चेस करने की बात नहीं है, बट हाउ वी यूज़ एआई को यूज़ करके कितना अपॉर्चुनिटी स्प्रेड कर सकते हैं पूरे देश में, वो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, बात अगर बिहार की करें, जो कि आप बिहार से हैं और वर्षों बाद मुजफ्फरपुर आए हैं, कितना बदलाव आप बिहार में देख रहे हैं तमाम चीज़ों में, खासकर टेक्नोलॉजी में भी कितना बदलाव आपको दिखा है? 25 साल या कुछ हो गए मुझे वापस आए हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। मुझे तो
बिहार में घुसते ही काफ़ी चेंज और प्रोग्रेस देखा। एयरपोर्ट बहुत बढ़िया हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। यहाँ मैं पटना से अभी ड्राइव करके यहाँ पे आए हम लोग, तो काफ़ी देखने को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ लगी कि यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें बहुत प्रोग्रेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रेंज ऑफ एजुकेशन, और स्टूडेंट्स की जो ऑप्टिमिज्म और होप है कि कुछ करना है, तो वो सबसे बड़ा चेंज मुझे लगा है। बिहार में राज्यसभा के चुनाव को लेकर नेताओं ने सियासी गुणागणित करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सहित विपक्ष की कई दूसरी पार्टियों के नेता उनके संपर्क में है और चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर एनडीए को समर्थन कर सकते हैं, जिसके आधार पर बिहार में खाली हो रही सभी 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी की पोल ना खुल जाए, इसको लेकर भरोसा है कि आरजेडी अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं देगा। संख्या बल है, उसमें एआईएमआईएम की भूमिका महत्वपूर्ण हो जा रही है। तो आपको लगता है कि एआईएमआईएम का सपोर्ट आप लोग को मिलेगा? देखिए, एक सपोर्ट की बात जहां तक है तो हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई लोग सपोर्ट में ऐसे ही पहले ही से संपर्क में है, अलग अलग पार्टी के लोग संपर्क में है। तो उस परिस्थिति में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 सीट एनडीए के खाते में होना तय है। यानी कि आपका दावा सर के महागठबंधन के विधायक भी आप लोग के संपर्क में है? बिल्कुल संपर्क में है। महागठबंधन में कोई एक पार्टी नहीं, जो बड़ी पार्टी है उनके लोग भी संपर्क में है, तो संपर्क में है ही। तो उसमें कहीं से हमको लगता है कि आरजेडी या कांग्रेस के लोग खामखा एक्सपोज नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार देकर आरजेडी एक्सपोज हो सकता है, तो इसलिए एक्सपोज नहीं हो, उससे अच्छा है कि बंद है मुट्ठी तो लाह की, उसको उसी रूप में रखेंगे, ऐसा मुझको लगता है। लोग उम्मीदवार ही नहीं देंगे, लेकिन देंगे भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक्सपोज होंगे, लेकिन एनडीए ही जीतेगा 5 सीट पर। वही अब खबर श्रीनगर से है, जहां सीआरपीएफ का वाहन हादसे का शिकार हो गया है। यह हादसा तब हुआ जब ड्राइवर ने उमर हिर टकपुरा रोड अहमदनगर पर बंकर गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिससे वह सड़क से फिसलकर पानी की नहर में गिर गई। इस हादसे में सीआरपीएफ के 9 जवान घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए इसके आईएमएस सौरा में भर्ती किया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा भारत के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में लुला डी सिल्वा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी मौजूद रहे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के दौरे को लेकर बताया जा रहा है कि भारत ब्राजील के बीच ट्रेड डील पर मुहर लग सकती है। गुयाना के उपराष्ट्रपति अयोध्या दौरे पर पहुंचे। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव का अयोध्या एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से गुयाना के उपराष्ट्रपति राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उनका राम मंदिर परिसर में स्वागत किया। रामलला के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने राम मंदिर का भ्रमण किया। उसके बाद कुबेर टीला में प्राचीन महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव के पूर्वज अमेठी जिले के पूरे ठाकुरैन गांव से जुड़े रहे हैं। और देखिए, एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और पीएम मोदी को एक महान नेता और अपना अच्छा दोस्त बताया है। साथ ही भारत पर कोई भी अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत और स्थिर बने हुए हैं और मौजूदा ट्रेड डील में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। ग्लोबल टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर निंदा की है और फैसले को हतोत्साहित और अमेरिका के लिए निराशाजनक बताया है। 6 दिन के बहुमत से आए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप ने विदेशी ताकतों के प्रभाव में दिया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि निर्णय अमेरिका के हितों के खिलाफ है और विदेशी देशों को हौसला देगा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि वे इस फैसले के बावजूद अपने व्यापारिक एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी देश बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं रहेगी। हम अब और मजबूत दिशा में कदम उठाएंगे और व्यापार नीति में कड़ा रुख अपनाएंगे। Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. It's my opinion that the court has been swayed by foreign interests and a political movement that is far smaller than people would ever think.
and in full force and effect. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. We're going straight ahead with 10% straight across the board, which was the absolute right to do. And that's taking place. That's a lot of money coming into our country. And then during that period of about 5 months, we are doing the various investigations necessary to put fair tariffs or tariffs period. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से पहाड़ खिसकने का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसककर तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया। इस दौरान सड़क पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस बीच एक झटके में पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा टूटकर नीचे गिरने से सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया। लैंडस्लाइड होने से वहां सड़क किनारे लगे बिजली के तार और खंभों को भी नुकसान पहुंचा। अब आ गया। खबर मोतिहारी के रक्सौल से है, जहां बैरगिनिया के शबनम फोन पर 3 तलाक दिए जाने के बाद शेल्टर होम में रहकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। शबनम को ससुराल पक्ष की तरफ से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने इसकी जानकारी लुधियाना में काम कर रहे अपने पति को दी। पति ने उन्हें लुधियाना आने को कहा, लेकिन वहां पहुंचने पर मिलने से इनकार कर दिया और फोन पर 3 तलाक बोलकर संपर्क समाप्त कर दिया। एक छोटे बच्चे के साथ शबनम कुछ समय तक इधर उधर भटकती रही। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से स्वच्छ रक्सौल के निदेशक रंजीत सिंह से उनका संपर्क हुआ। संस्था ने उन्हें अपने शेल्टर होम में आश्रय दिया, जहां शबनम ने सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशियन का निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया है। फेसबुक चलाते थे ना, तो मामू का देखे थे सर का आईडी, तो सर से संपर्क किए तो बोले सर ऐसा बात है, तो सर बोले रक्सौल आ जाएगी से हम लोग रखेंगे रक्सौल में, उसके बाद काम सिलाई विलाई के सिखा देंगे, आपके बच्चे का भी भविष्य बना देंगे, इसलिए हम आ गए थे। जो घर समाज से प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको स्वच्छ रक्सौल के माध्यम से यहाँ रख करके इस सेंटर पर रख के उनको सिलाई, कटाई, ब्यूटिशियन काम सिखाया जाता है। इसी क्रम में बरगिनिया की एक महिला शबनम खातून मिली, जिनके पति फोन पे ही 3 तलाक दे करके उनको छोड़ दिए थे। स्टेशन पे घुट-घुट के मरने के लिए उनको यहाँ ला करके और अभी तत्काल उनको सिलाई, कटाई, ब्यूटिशियन का काम सिखाया जा रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।